अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज हम जिस अपने प्रोग्राम में जिन निकात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है खारजा पॉलिसी के हवाले से। जब भी हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा हो चुका है। उसके अलावा जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि शायद पूरा मगरब और कई इसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हुए हमें तबाह करना चाह रहे हैं। और या फिर ये बात होती है कि हर तरफ से जो भी दहशतगर्दी दुनिया में किसी भी जगह पे हो तो इल्ज़ाम उसका पाकिस्तान पर आता है। पाकिस्तान इस वक्त खारजा सतह पर किन मसाइल का शिकार है और क्या ये जो क्लीशेज़ हैं कि तन्हाई, दहशतगर्दी और पाकिस्तान की तरफ साजिशें, ये कहाँ तक दुरुस्त है, इन पर हम बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये पहले तो ये बताएं कि क्या पाकिस्तान वाकई तन्हा हो चुका है, हम अकेले हैं इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान के बारे में जब ये कहा जाता है ना कि हम तन्हा हो चुके हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पर। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, आपकी इस बात पे हमें हैरत होती है। अच्छा, जब आप कह रहे हैं, हंसी तो नहीं आई आपको? नहीं, हंसी नहीं आई जब आप कह रहे हैं कि तन्हा नहीं है। पाकिस्तान अगर आप इस वक्त देखें तो उसके दोस्त इतनी बड़ी तादाद में हैं कि बहुत कम वक्त में हुए होंगे। उन दोस्तों की जरा कोई फहरिस्त क्या है? अभी मैं बताऊंगा बारी बारी आपको जी। पहली बात तो ये है कि भारत जो है, जिससे हमारे ताल्लुकात खराब रहे हैं और बहुत कम वक्त ऐसा आया है कि ठीक हुए हैं, बेहतर हुए हों, टेंशन परेशानी हर वक्त रही है। इस वक्त भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, मुज़ाकरात का अमल जारी है और बड़े तवील अरसे के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। अच्छा। एक तरफ तो आप ये देखिए, टेंशन्स मौजूद हैं, परेशानियां मौजूद हैं, मसाइल मौजूद हैं, लेकिन मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना जो है उस तरफ पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात जारी है। 2000 से लेके आज तक हम कोई मसला हल तो नहीं कर पाए। हल तो यार आप बताइए मुझे कि जो बड़ी मुश्किल से हमारे लीडरों ने पैदा किए थे मसाइल, उनके दौर में पैदा हुए थे, हम उतनी आसानी से कैसे हल करेंगे? वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जो गिरे हाथ से लगाई जाती है ना, उन्हें दांतों से खोलना पड़ता है। तो मसाइल हल करना एक और चीज है, हल करने की कोशिश करना एक और चीज है, और हल की तरफ पेशकदमी करना एक और चीज है। और इस वक्त हम किस स्टेज पे? इस वक्त हम मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने में लग गए हैं एक बार फिर, ठीक है ना। और वैसे भी जंग के बाद, हर जंग के बाद हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। और जब एटमी धमाके कर लिए दोनों मुल्कों ने और बराबर की एटमी ताकत हो गए तो फिर यह एहसास पैदा हुआ कि मेज पर बैठकर बातचीत करें। वाजपेयी साहब पाकिस्तान में आए, नवाज शरीफ साहब से मिले, मीनार पाकिस्तान पर गए, मैंने उनकी गवर्नर हाउस में उनकी तकरीर सुनी, उनसे कुछ बातचीत भी हुई, शाही किले में खाना खाया, सब कुछ उनके साथ, और एक फजा बदली। लेकिन फिर कारगिल हो गया और मामलात खराब हो गए। अच्छा, उसके बाद मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ, उनके दरमियान कोई बातचीत शुरू हुई। हमारे खुर्शीद कसूरी साहब तो कई दफा कह चुके हैं कि हम मसला कश्मीर हल करने के करीब हो रहे थे, या करीब हो रहे थे या नहीं हो रहे थे कि तो उनको मालूम होगा। लेकिन फिर एक दौर आया, और फिर जनाब ये जो मुंबई का हादसा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बिल्कुल खिंचाव पैदा हुआ। हम बातचीत नहीं करेंगे। खिंचाव तो नहीं पैदा हुआ, बल्कि इंडिया हमारे ऊपर चढ़ दौड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके हाथ से ऐसे लोग आए थे जो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े, लोग मर गए, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, मुंबई में जो कुछ हुआ, देखिए वो उसने हमें फिर एक दूसरे से दूर कर दिया। और हमारा इस्तदलाल ये था कि ये दहशतगर्द जो है, ये जहां से भी आए हैं, जैसे भी इन्होंने हमला किया है, इनका यरगमाल नहीं बनाना चाहिए ताल्लुकात को। दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, उसको अपनी पॉलिसीज तय करने का मौका नहीं देना। तो बहरहाल अब बातचीत शुरू हुई है। अच्छा, भारत के साथ हम अपनी दोस्ती दुश्मनी जो है इसको पॉलिटिकल भी तो इस्तेमाल करते हैं ना। घास खा लेंगे, बम बनाएंगे, 1000 साल लड़ेंगे। वो तो देखिए, जब भारत बम बनाएगा
जी। तो फिर हम भी बम बनाएंगे। अगर बम नहीं बनाते तो निक्कू बन जाते, नेपाल की तरह, भूटान की तरह हो जाते। ठीक है ना। अब जब बम बना लिया है तो एक बराबर की ताकत है। तो ये जो बराबर की ताकत है ना, ये जो मुसलमान देखे ना, वो उनके दिल से जब हमने हुकूमत की हुई ना कि 1000 साल इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, ये तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना जी। वो क्या कहा है, सरे खुसरो से कलाहे खुसरो चन भी जाता है, किस तरह का शेर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, सरे खुसरो से लेकिन बुए सुल्तानी नहीं जाती। तो मुसलमान जो थे बर्रे सगीर के, वो इंडिया के और अपने हिंदू भाइयों के साथ बराबर की ताकत बन के रहना चाहते थे। और ये इसीलिए ये तकसीम हुई, और क्योंकि उसको उन्होंने उनके हकूक उस तरीके से तस्लीम नहीं किए। आज भी हम ये चाहते हैं कि बराबर की सतह पर रहें। देखिए, इंसान जो हो 6 फुट का हो या 4 फुट का हो या 5 फुट का हो, वो अब फुटों से वो उसका कद नहीं मापा जाता, उसकी हैसियत नहीं मापी जाती। इंसान होने के तौर पर हम सब बराबर हैं। अच्छा, भारत के साथ हम कभी ताल्लुकात को मामूल पे ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं। 60 साल 64 साल में तो नहीं आए। ऐसे अदवार आए हैं कि मामूल पर रहे हैं। लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ है, और वहां उसके बाद नेहरू के साथ भी हमारे बातचीत होती रही। फिर उसके बाद आप देखिए मोरारजी देसाई का जो दौर था ज़िया-उल-हक के साथ, वो उन्होंने उनको तो निशाने पाकिस्तान दिया उनको, मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई जो कहते थे कि पाकिस्तान एशिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत है, तीसरी बड़ी बल्कि, जापान यानी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीसरी बड़ी फौजी ताकत है और है एशिया की। और इकोनॉमी में जापान आगे है, उसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का उन्होंने जो नफ्सियाती तौर पर जो एहतराम किया, उसकी वजह से उनके दौर में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। फिर वाजपेयी के दौर में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए जब नवाज शरीफ साहब उनकी मुलाकात हुई। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ अमेरिका और अफगानिस्तान के मामला भी डिस्कस होंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी भारत के हवाले से। तो शाम साहब, गोया भारत जो है, आप कह रहे हैं कि हमारी तन्हाई में हमारा साथी है। देखिए, तन्हाई में तो साथी उस तरीके का नहीं है कि जो शरीक होता है आपके दुख सुख में, लेकिन पहले से हालात बेहतर है। यानी ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा कौन है हमारे साथ? ईरान, उससे अपने ताल्लुकात हमारे जो बहुत बेहतर हुए हैं। उनके साथ गैस पाइपलाइन का समझौता हुआ, और तमाम तर प्रेशर के बावजूद अब भी हम समझ रहे हैं हमें जरूरत है इस बात की, और हमारी गैस पाइपलाइन बननी चाहिए। और गैस पाइपलाइन के मामले में पीछे ना हटके हमने बता दिया कि ईरान के और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का रिश्ता मौजूद है। अफगानिस्तान में करजई हुकूमत है, और करजई साहब पर तो लोग बहुत बरसते हैं। हमारे जनाब परवेज मुशर्रफ साहब तो बहुत खिलाफ थे। देखिए, वहां एक पेचीदा सूरत हाल है। तालिबान के दरमियान और करजई हुकूमत के दरमियान एक कशमकश जारी है, और उसकी लपेट में पाकिस्तान भी आ जाता है। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के और काबुल हुकूमत के दरमियान कोई इंतहाई मनफी ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। जरदारी साहब और करजई साहब की तो दोस्ती है। उन्होंने तो देखिए, जरदारी साहब जब आए थे तो उन्होंने अपनी हल्फे वफादारी में की तकरीब में करजई साहब को मेहमान खास के तौर पर बुलाया था। और इसी तरीके से जो करजई साहब हैं, उनके हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मरासम है, बातचीत है। अभी भी हमारे वजीर आजम जा रहे हैं वहाँ काबुल, ये सुनने में आया। इस काबुल में भी, यानी आप ये नहीं कह सकते कोई दुश्मनी का मामला नहीं है। अब उसके बाद आगे चलिए, रूस के साथ हमारे एक रवायती ताल्लुकात खराब रहे हैं अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि रूसी फौजें वहां आई और हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान आजाद हुआ। उससे पहले रूस जो था सोवियत यूनियन के जमाने में, वो ये भारत का एक रवायती हलीफ था, और गैर जानबदारी के लबादे में भारत जो था सोवियत यूनियन के साथ था। हम उस ब्लॉक में नहीं थे,
और हमारे साथ उनकी एक टेंशन रही है, तो वो भी एक लंबी कहानी है। लेकिन आज अब सोवियत यूनियन का जानशीन है ना रूस, जी जी, तो रूस के साथ हमारे मरासम बेहतर है पहले से। उन्होंने ये कहा है कि गैस पाइपलाइन जो है उसको बिछाने में हम ताउन करने को तैयार हैं, गोया फंड करने को भी तैयार हैं, टेक्निकल सपोर्ट देने को भी तैयार हैं। और ये मुझे एक बड़े मोतबर जरिए से मालूम हुआ कि कुछ ना कुछ असला देने पर भी वो तैयार है। तो रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात खराबी की उस सतह पे नहीं जिसमें पहले थे। देखिए तुर्की तो हमारा अजीज तरीन दोस्तों में शुमार होता है, और जिस तरह उनका तैयब उर्दगान यहाँ आते हैं, अब्दुल्ला गुल आते हैं, हमारे हुक्मरान जाते हैं, और पंजाब में खास तौर पर आप देखिए कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी सपोर्ट से। ये रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, और ये जो हमारा जो वेस्ट है उसको उससे बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं, और बहुत से काम हो रहे हैं। तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े मिसाली हैं। सऊदी अरब जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात, बहुत से लोग कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो उतने गर्म नहीं है। देखिए, लेकिन सऊदी अरब का मामला ये है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो है कशीदा हो ही नहीं सकते, वो सर्द मेहरी का शिकार हो ही नहीं सकते। जज्बाती वजूहात है, वो हमारी जज्बाती तारीखी वजूहात हैं। और सऊदी अरब जो है हमारे साथ और हम सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब हमारी सपोर्ट पर और हम सऊदी अरब की सपोर्ट पर। तो ये भी देखिए, ये बिल्कुल वक्ती तौर पर किसी घर में भी तो कहीं भाइयों में भी तो थोड़ी बहुत रंजिश हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते। अब ये सब मंजर आप देख लीजिए। यूरोप जो है उसमें भी पाकिस्तान के साथ ये बार बार कहा जा रहा है कि जनाब भी ये कंसेशन दिए जाएं। अभी तो जनाब बरतानवी वजीर आजम ने बयान दिया है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो बरतानिया का दुश्मन है। जब यूसुफ रजा गिलानी वहां गए तो उस वक्त भी उन्होंने ये बयान दिया, अब फिर बयान दिया। और चीन, वो तो सबसे बड़ा दोस्त है हमारा। देखिए, चीन की जो दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। और चीन सुपर पावर है, और एक उसके पास जनाब वीटो पावर है यूएनओ में हमारे खिलाफ कोई इकदाम नहीं हो सकता जब तक कि चीन जो है उसका वीटो मौजूद है। किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सैंक्शंस लगाए या पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से चीन के साथ हमारे दफाई ताल्लुकात भी हैं और दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं और मुआशी ताल्लुकात भी कायम हो रहे हैं। एक मजमून मैंने रिसेंटली पढ़ा, उसमें एक बड़ी आपकी ये जो गुफ्तगू है, उन्होंने कहा जी कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ किसी न किसी हद तक चलने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान इन सब का मसला है। नहीं, चीन का मसला भी पाकिस्तान है, भारत का मसला भी पाकिस्तान है, रूस का मसला भी पाकिस्तान। देखिए, जो मसला उनका है ना, वो हमारा अपना मसला भी है। वो ये है कि दहशतगर्दी। अभी भी आपको मैं ये एक इतला बताना चाहता हूं कि हमने यहां से जो लोग चीन के अंदर शरारतें कर रहे थे, उनमें से बहुत लोगों को पकड़ के उनके हवाले किया। और ये हर मुल्क जो है वो समझ रहा है। भारत जो है वो उस तरीके से नहीं समझ रहा, लेकिन चीन ये समझता है कि पाकिस्तान की रियासत और वहां की सोसाइटी जो है वो मसला नहीं है। उसके अंदर चंद लोग ऐसे मौजूद हो सकते हैं जो कहीं छुपे हुए हो, तो हम मिलकर उनके साथ उनको तलाश करेंगे। लेकिन अमेरिका और भारत तो कहते हैं आपकी रियासत मसला है। नहीं, अमेरिका भी ये बात नहीं कहता कि रियासत मसला है। अमेरिका के साथ हमारे मामला जरा और तरह के हैं। वो टेंशन में है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका के साथ टेंशन हमारी इसलिए है कि उसके हमारी दोस्ती भी तो बढ़ रही है ना, तो टेंशन भी तो वहीं आएगी ना जहां दोस्ती होगी। तो अमेरिका के साथ आप देखिए, जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, अमेरिका से किसी न किसी रंग में ताल्लुकात रहे हैं। सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जहाद हुआ उसमें भी हम इकट्ठे थे। उससे पहले जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसके साथ जो पैक्ट्स हुए उसके खिलाफ, उसमें भी हम इकट्ठे थे। उसके बाद अभी जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बरपा है उसमें भी हम इकट्ठे थे। शामी साहब, आप जो सूरत हाल बता रहे हैं उसमें तो यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के लिए इमीडिएटली खारजा सतह पे कोई बड़े चैलेंजेस मौजूद नहीं है। चैलेंजेस मौजूद हैं,
एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि शामी साहब जो कह रहे हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ सवालात मेरे ज़हन में पैदा हो रहे हैं जो मैं इनकी खिदमत में पेश करूंगा। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी खारजा पॉलिसी के हवाले से और बात पहुंची थी अमेरिका तक। अब शम्स साहब, जो अमेरिका है वो हम उसके दोस्त तो कभी नहीं रहे, जो हिस्ट्री बताती है वो तो यूं लगता है कि जैसे हम उसके भाड़े के टट्टू रहे हैं। इनफैक्ट ये जो पाकिस्तानी कौम को नफ्सियाती तौर पर जो मुतासर करना चाहते हैं, जो लोग जो उसको खराब करना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। अच्छा, वो जो कार्टून छापते हैं जिसमें एक पिल्ले के अंदर पिल्ले के वो टोनी ब्लेयर का था वो जी, वो हमारा नहीं था। हमारा भी तो इस तरह का टोनी ब्लेयर, अगर टोनी ब्लेयर की ये पोजीशन हो सकती तो फिर हमारी तो आप बात ही छोड़ दें। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान भी रहा है, अमेरिका भी रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को कौन से फवायद हुए? पाकिस्तान को दफाई ताकत बना, पाकिस्तान एक मुआशी ताकत बना। जब पाकिस्तान कायम हुआ है, कोई मुल्क ऐसा नहीं था जो इसे सपोर्ट करने के लिए मौजूद हो, कोई इसको गुलेल देने को तैयार नहीं था। सोवियत यूनियन जो था वो भारत के साथ था, उनके ताल्लुकात थे कांग्रेस वालों के साथ, स्टालिन के। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान कहां जाता? तो पाकिस्तान के जो बनाने वाले हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, उन्होंने ये फैसला किया कि हमें ये जो इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, जो जमहूरी ब्लॉक है, जो वेस्टर्न ब्लॉक है, इसके साथ जाना है। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जाके हमने पाया क्या? डिफेंस और अफगानिस्तान का मसला। नहीं, वो आप 1947 से आप जब करके आ गए, यहां 47 पर रहे ना जरा जी। उस वक्त तो आप देखे ना कि लाखों अफराद लुटे पिटे आ गए, भारत ने आपके हिस्से के असला नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, आपके पास बजट नहीं है, आप बहुत बुरे हालत में हैं, दफ्तरों में आप कांटे लगाकर फाइलें बना रहे हैं। ऐसे आलम में आपको जरूरत थी कि आपकी फौज बने, उसके पास असला हो, वो मुकाबला कर सके, वो भारत के अज़ाइम जो हैं पहले दिन से जो वाजे हो गए थे उनके मुकाबले में खड़ी हो सके। तो उस वक्त अमेरिका के साथ हमारी बातचीत शुरू हुई, होते होते फिर अमेरिका के और हमारे दरमियान इत्तेहाद हुआ, सीटों हुआ, सेंटों हुआ, उसके इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन फवायद ये हुए कि पाकिस्तान को असला मिला, दिफाई सलाहियत उसकी बनी, और बगैर पैसे के मिला, पाकिस्तान की फौज बनी। और उसके नतीजे में बात तो सुन लेना, भी नतीजा पहले निकाल रहे हैं, मसला अभी जारी हुआ। पाकिस्तान जो है वो एक ताकत बन गया इस खित्ते की, मुआशी तौर पर भी वो आगे बढ़ा। भारत उस वक्त हमसे बहुत पीछे था और हम बहुत आगे थे, और ये सब कुछ अमेरिका की वजह से नहीं, अमेरिका की सपोर्ट थी और हमारा जज्बा था, हमारा अज़्म था, और हमारे दूसरे दोस्त भी थे। और इसके साथ ही साथ हमने अपनी आजादी को भी की हिफाजत की। इसराइल के मामले में अमेरिका का बिल्कुल साथ नहीं दिया, अरबों के साथ खड़े हुए डट के, आज तक उसे तस्लीम नहीं किया। चीन के बारे में अमेरिका ने कहा कि भाई चीन के साथ अपने ताल्लुकात कायम नहीं करने, हमने कहा हम कायम करेंगे। चीन के साथ हमने ताल्लुकात कायम किए, डट के खड़े रहे। और चीन की जो हमारी दोस्ती है वो कई अशरों को मोहित है। और तो हमने अमेरिका के साथ जो मसला किया वो अपने मुफाद में किया, जाहिर अमेरिका ने अपने मुफाद में किया। बाज़ औक़ात दोनों मुल्कों के मुफादात मिल जाते हैं, हमें भी ताकत मिली और उनको भी हमारी सपोर्ट मिली। अमेरिका को तो ये ताकत भी मिली ना कि उसका जो सफीर था उसे एक दौर में वाइसराय कहा जाने लगा। तो कब की बात है ये, कब कह रहे हैं आप? मतलब ये 60 में शहाबनामा में 88 की बात कर रहे हैं ना, 88 में भी यही सूरत हाल है ना। तो ये तो बाद में आपका तनजुल करके जो मर्जी किसी को कहना शुरू कर दे, लेकिन हमने अपने इंटरनल मसाइल की वजह से अमेरिका को अपने साथ उलझाया है। अगर हम ये चाहते तो अमेरिका को बिल्कुल फासले पे रख सकते थे, अब रखा हुआ है हमने। अब अमेरिका हमारे इंटरनल मामलात में वो दखील नहीं है
जो इससे पहले होता रहा है। वैसे ये हमने फासले पर रखा है या उन्होंने हमें जरा शटअप कहा? देखें, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारा जो जोग्राफिया है वो दुनिया में बहुत कम मुल्कों का है। आप देखें, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, हम कहां हैं? और हमारी एक अहमियत है, और यही जोग्राफिया हमारे लिए चैलेंज भी लाता है। चैलेंज मौजूद है। आज हमें देखिए, हम आज दुनिया बदली हुई है। अमेरिका किसी एक चिड़िया का नाम नहीं है या किसी इंसान का नाम नहीं है। वो एक जमहूरी मुल्क है ना, उसमें तरह तरह के लोग बसते हैं। पाकिस्तान में भी बसते हैं। यहां हाफिज सईद साहब भी हैं, यहां असफंदियार वली भी हैं, यहां महमूद खान अचकजई भी हैं, यहां अल्ताफ हुसैन भी हैं, यहां आप भी हैं, यहां मैं भी हूं। तो इसी तरीके से अमेरिका में मुख्तलिफ लॉबीज मौजूद हैं, पाकिस्तान की मुखालिफ लॉबीज भी मौजूद हैं। और ये जो आप हमारी इमदाद और कर्जे जो अमेरिका के इशारे अबरू के साथ अटैच हैं, इनको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो अभी तो किसी ने देखो, पाकिस्तान जो है, आप देखिए, जो हमारा एटमी प्रोग्राम चला ना, अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, हमने बंद नहीं किया, मगर कोई सैंक्शंस तो नहीं लगी हमारे ऊपर। कोई हमारी ऐसी इमदाद बंद नहीं हुई कि हमारा जीना हराम हो जाए। जो ईरान के साथ सुलूक हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हुआ। और मैंने जो ईरान के खातमी साहब सदर थे ना, उनका इंटरव्यू खुद पढ़ा, फरीद ज़करिया को दिया उन्होंने कहा इसराइल और ईरान के पाकिस्तान के साथ आपने तरजीही सुलूक किया, वो आपके जनाब अजीज हैं और हमारे पीछे पड़ गए। तो बात यह है, पाकिस्तान, हमें अपने हकायक देखने चाहिए। अमेरिका से हमारे इख्तलाफात हैं, दुश्मनी नहीं है। इसी तरह इंडिया है। मैं तो इंडिया के बारे में भी ये कहता हूं, हमें दुश्मन नहीं बनाना है किसी को, वो समझते रहे। हम तो इख्तलाफात तय करना चाहते हैं। देखिए, और खारजा पॉलिसी के मैदान में ना दुश्मन बनाए जाते हैं, ना उनके खिलाफ हमने कोई जंग लड़नी है किसी के खिलाफ। अच्छा शम्स साहब, ये जरा बात वाजे करें, ये जो अमेरिका के हवाले से, जब भी अमेरिका का कोई आदमी भारत का दौरा करता है, हमारे बारे में एक घटिया सी बात करके चला जाता है। हमें इंटरनेशनली एक सुबकी का सामना करना पड़ता है कि ये हैं हमारे दोस्त, जिनके हम स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, जिनके फ्रंट लाइन इत्तेहादी हैं। जब ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो फिर इसी तरह ताने मैंने भी मिलते हैं। हम कोई अमेरिका की इज्जत अफजाई करते हैं दिन रात, हमने भी अमेरिका को बंदर बना कर रखा हुआ है, वो भी करते रहे। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को मालूम है पाकिस्तान क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमें भी होना मालूम होना चाहिए हमने अमेरिका से डील कैसे करना है। देखिए, डील करना है हमने। देखिए, हम एक बड़ी आसान और सीधी बात है, हम इख्तलाफ करें लोगों से, अपने अहदाफ पर नजर रखें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपने सिस्टम्स को बेहतर करें, अपनी जमहूरियत को मुस्तहकम करें, यहां कानून की हाकमियत लेकर आए, यहां दहशत गर्दों जुनूनियों से जबरदस्मा हो, उनको समेट, उनको मजबूर करें कि वो हथियार रखें। अपना काम करें, दूसरे हमारा काम नहीं करेंगे। अच्छा शम्स साहब, एक जो फॉरेन पॉलिसी मेस जिसे कहा जाता है पाकिस्तान में, उसके पीछे एक रीजन कही जाती है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनका मैंडेट तो नहीं है, लेकिन वो खारजा पॉलिसी को कंट्रोल करने की बड़ी इफेक्टिव कोशिशें करती हैं। कभी कहा जाता है वो दिफा पाकिस्तान बना लेते हैं, कभी कुछ और बना लेते हैं, कभी कारगिल करते हैं, कभी कोई जिहाद शुरू कर देते हैं, कभी हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। इस सारे सेटअप में क्या हम वाकई कोई एक खारजा पॉलिसी बना सकते हैं? तो आपके ख्याल में हम अब तक खारजा पॉलिसी के बगैर ही चलते रहे? यूं अब तक तो यूं लगता है जैसे दूसरों की खारजा पॉलिसी के तहत आप डेवलप हुए हैं, एक ताकत बन गए हैं, एटमी ताकत बन गए हैं, और बगैर पॉलिसी के बन गए हैं। अल्लाह वास्ते दे गया हमें सब कुछ कोई। देखिए, हम ये सेल्फ कंडमनेशन का मर्ज क्यों हमें लाक हो गया है? ये तजावुज तो हैं, हमारे यहां फौज की हुकूमत रही है, उसके असरात हैं, उसका इनकार नहीं हो सकता। लेकिन क्या इंडिया में फौज का असर रसूख नहीं है? क्या अमेरिका में पेंटागन का असर रसूख नहीं है? अभी आप देखिए, किताबें छप रही हैं वहां कि पेंटागन जो है वो किस तरीके से पॉलिसी को और ट्विस्ट दे रहा है, और स्टेट डिपार्टमेंट किस तरीके से कर रहा है। और वहां तो उन्होंने यह कहा है, किताब छपी है, कि जो फौज अमेरिकी, उन्होंने कहा कंधार में उतारनी थी, वो हलमंद में उतार दी। अच्छा, एक और भी कि अमेरिका के साथ जो हमारी दोस्ती है उसमें अमेरिका हमारे अंदर भी तो पॉलिटिकल ट्विकिंग करता है ना। पहले तो आप एक बात पर रहे ना, हक्कानी नेटवर्क, फलां नेटवर्क,
उनके अपने इश्यूज हैं, हमारे अपने इश्यूज हैं, और कई इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो कहते रहते हैं, हम अपनी बात कहते रहते हैं। बात ये नहीं है हमें क्यों हमें एक ये मर्ज होता है, नफ्सियात के बारे से मिले। हमारे कई दोस्त ऐसे थे वो इन मर्जों में लाक हुए हैं, वो हर वक्त कहते थे मेरे पीछे को आ रहा है, कोई मेरी जान को दर पाए। हमें बहैसियत कौम जो हमारे मुखालिफ है ना, वो हमारे अंदर ये कुचर पुचर करते हैं, हमारे अंदर शकूक व शुबात पैदा करते हैं। मेरे ज़हन में एक सवाल है, और सवाल है साजिशों का और बलूचिस्तान तो आपने कुछ और पहले जी कुछ और भी सवाल हैं, उसका जवाब तो भी लेकिन आया मैंने इसका मैं अब ब्रेक का वक्त हो गया, पहले उसका जवाब दूंगा फिर उसका चलिए ठीक है, ब्रेक पर चले जाते हैं और ब्रेक पर आके फिर दोनों बिल तरतीब हम सवाल आपके जवाब देते हैं। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, जो मेरा पहला सवाल था जो वो था कि पॉलिटिकली भी तो यहाँ पर अमेरिका ऑपरेट करता है। दुनिया के आप मुल्कों में ऐसा होता रहता है। अगर आप वो सारी किताबें पढ़ लें जो यूरोप में अमेरिका में छपती हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा होता है बहुत सा वो मंजर आम पर आ जाता है। आज जो हो रहा होगा 2 साल बाद आ जाएगा, 4 साल बाद। एक ओपन सोसाइटी, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मुल्क इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, यानी एनआरओ करवाते हैं। आप देखिए बाकायदा जो हमारी एम्बेसीज होती है ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उनमें अंडर कवर एजेंट जो है वो बैठे हुए होते हैं। कोई मिलिट्री अटैची का रखता है, कोई प्रेस काउंसलर बना होता है, कोई यानी किसी ना किसी एजेंसी के लोग वहां काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ भी ये है और दूसरे मुल्कों में भी ऐसा है। तो इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। ये शतरंज का खेल है, उसे शतरंज के तरीके से खेलते रहना चाहिए। अच्छा, जो पॉलिटिकल ट्विकिंग के मैं मुतय्यन सवाल है, एनआरओ उन्होंने करवाया। देखिए वो देखने पर एनआरओ की बात आप छेड़ेंगे। हाँ। इस मुल्क में जमहूरियत आई एनआरओ से। अगर एनआरओ ना आता, अब ये एक लंबी कहानी है। हम हर एक खास वक्त पर एक खास काम किया जाता है। उनकी तो एनआरओ से कोशिश ये थी कि परवेज मुशर्रफ साहब स्ट्रेंथन हो जाएं और बेनजीर भुट्टो का और उनके दरमियान एक अलायंस हो जाए, लेकिन हमें उसका यह फायदा पहुंचा कि उससे परवेज मुशर्रफ चले गए उसी के नतीजे में। तो देखिए अभी और एक और काम हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब आ गए। चलिए वो भी चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो कहने ज्यादा। अगर सिस्टम चलता रहे ना तो उसमें आना जाना लगा रहता है। ठीक है। अमेरिका इराक में गया, क्या कमाई की उसने? अफगानिस्तान में गया, कितने उसके इरादे क्या निकले? क्या उसके प्रोग्राम जो थे क्या हुए? क्या उसके अंदाजे क्या हुए? तो बात आज उसकी इकोनॉमी की क्या हालत हुई है इन दोनों जंगों की वजह से। बात यह है कि अमेरिका के भी गलतियां होती हैं, वहां के अंदाजे भी गलत होते हैं, हमारे यहां भी होते हैं। हमारे यहां भी गलतियां हुई हैं और हमारी सबसे बड़ी गलती यह हुई कि हमने एक सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया। एक कर लेते, उसके ऊपर चलते रहते, मगर हमारी बेसब्री कभी ना रोते कटे हैं ना सोते कटे हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल कि वो जो सुनिए, उससे हम इंटरनली हमारी जो इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए, हमारे अदारे कमजोर हुए, हमारी डिसीजन मेकिंग डिफेक्टिव हुई। हमने ऐसी जंगें लड़ी हैं जो नहीं लड़नी चाहिए थी, हम उन्हें अवॉइड कर सकते थे। 1965 की जंग को भी अवॉइड कर सकते थे, 1971 की जंग को भी अवॉइड कर सकते थे। ये सब तारीख के वाकयात हैं। हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसके जो फ्लॉज हैं उसने हमें नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए हमें उन चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, हर कारोबार जो आप करते हैं ना उसमें कहीं घाटा भी हो जाता है, कहीं नफा भी हो जाता है। और किसी नफे पर बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए, किसी नुकसान पर बहुत रौला नहीं डाल देना चाहिए, हिसाब करना चाहिए। अगर बहसियत मजमुई आप हिसाब करें तो पाकिस्तानी रियासत प्रॉफिट में रही है। जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी फैसले हुए हैं, बहसियत मजमुई आज हम एक बड़ी ताकत है, एक एटमी ताकत है और मुआशी ताकत इतनी बड़ी है कि अगर हम टैक्स वसूल कर लें, जो जीडीपी का हिस्सा टैक्स का बनता है वो वसूल कर ले, तो हम अपने पांव पर खड़ा हो सकते हैं। तो ये देखिए, चीजें जो दुरुस्त करनी है वो दुरुस्त करें, मगर ये न समझे कि हर बात ही गलत हुई है। अच्छा, अब जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है उसमें हमारे दोस्तों की साजिशें
नहीं, ये तो देखें ना, उसमें कहा जाता है अमेरिका भी सरगर्म अमल है, भारत भी सरगर्म अमल है। ऐसा हमें भी परेशानी बहुत हो जाती है। बाद वक़ात हम अपनी गलतियां जो है ना वो दूसरों के नाम लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अकबर बुगटी को किसने कहा था मार दो भाई? अकबर बुगटी की हलाकत से पहले का बलूचिस्तान कुछ और था, बाद का बलूचिस्तान कुछ और है। और आज आप देखिए 3 साल पहले का बलूचिस्तान और था, आज का बलूचिस्तान कुछ और है। एक ठहराव आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हमें हर चीज मिल सकती है। मुतालबात उनके तस्लीम हुए हैं, तरमीमें हुई है दस्तूर की। तो अब तो असल में हमें जो ये दहशत करती है, जो ला कानूनियत है, इसका सामना है। इसके लिए हमें ताउन हासिल करना चाहिए लोगों से, दुनिया भर से जहां से मिल सके। अपने माली वसाइल जो है बेहतर करने चाहिए, अपने सिस्टम्स बेहतर करने चाहिए, अपने सिक्योरिटी इदारों को जिम्मेदार बनाना चाहिए। ये जो यहां का लाश गिर गई, वहां लाश गिर गई, कानूनी निजाम को बेहतर बनाना चाहिए। ये सारे काम इंटरनली करने के हैं। अच्छा शम साहब, एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान को लुक ईस्ट होना चाहिए बजाय इसके कि लुक वेस्ट हो। नहीं, ईस्ट को कर ले, वेस्ट को कर ले, आपको तो बड़ा लतीफा भाई, जहां आपका अपना मुफाद होता है ना वहीं आप देखते हैं ना। तो वेस्ट से जो आपके मुफादात हैं वो तो आप वेस्ट की तरफ देखना पड़ेगा आप, क्योंकि आपने अपना माल बेचना है ना। वो अमेरिका में भी बिक रहा है, एक्सपोर्ट वहां भी कर रहे हैं आप, यूरोप में भी बिक रहा है, और आपको तवानाई हासिल करनी है और वो ईस्ट की तरफ से मिल रही है। आपको एक अंदर से एक अंदरूनी ताकत जो है और आपकी दोस्ती जो है वहां से, उसकी तरफ भी देखना है। मशरिक और मगरिब, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं ना, दोनों तरफ रखे हैं, परेशानी क्या है? अच्छा शम साहब, एक हमेशा कहा जाता है कि मुस्लिम दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तरजीही सतह पे होने चाहिए। एक क्लीशे है, और इसके मुकाबले में भी एक क्लीशे है कि नहीं होने चाहिए। ये कौन सा कोई हमारी कभी मदद करते हैं? जितनी मदद हमारी मुस्लिम दुनिया ने की है, हम तो अगर कोई ऐसा शख्स ऐसी बात करता है कि नहीं की है तो बड़ा नमक हराम है और हकायक पर उसकी नजर नहीं। सऊदी अरब ने क्या चीज हमें जो नहीं दी? क्या मुश्किल वक्त हमारे काम नहीं आया? और हमारे यूएई, जब कोई फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, $500 मिलियन रखवा दीजिए, इतने पैसे रखवा दीजिए। देखिए, अगर एक गरीब रिश्तेदार होता है ना, अमीर रिश्तेदार उसका काम नहीं आता, उसकी अपनी खुददारी होती है। हमें कोई ये ना हम अपनी खुददारी में रहना चाहिए हमें। लेकिन आप मुझे बताइए, जब एटमी धमाके किए तो किसने हमें तेल दिया मुफ्त? सऊदी अरब ने। तो फिर और कितने लोग वहां हमारे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से। अब आप देखिए, आप पढ़िए किताबें, जो यानी एक जमाना था पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर से खरीदने से, खास तरह के, ये मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उसके लिए $500 मिलियन की जरूरत थी। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा भाई मैं तो इसमें अब क्या करूं, ये तो कांग्रेस की सैंक्शन होगी, उसकी जरूरत होगी, उसकी जरूरत होगी, तो क्या क्या किया जाए? तो शहजादा जो बंदर बिन अब्दुल अजीज थे वहां, जो अमेरिकी सफीर, अमेरिका में सफीर सऊदी अरब, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा ये मुश्किल है, ये पाकिस्तान को ये खरीदने हैं, असला खरीदना है और पैसे इसके पास नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने बात की। ये हमारे अब क्या अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला किंग अब्दुल्ला जो है, उस वक्त शायद क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने 1 मिनट में $500 मिलियन अप्रूव कर दिए। तो पाकिस्तान जो है, अगर हम ये समझें कि हर वक्त हमें लुकमे तोड़ तोड़ के लोगों ने देने हैं, हम अपने अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं, हमें ज़हन दिया है, आंखें दी हैं, और हमने मोजज़े किए हैं। पाकिस्तान को खड़ा करना ही मोजज़ा था, पाकिस्तान को हासिल करना भी मोजज़ा था, पाकिस्तान को इतनी बड़ी ताकत बनाना भी मोजज़ा था, एटमी ताकत बनाना भी मोजज़ा था। तो पाकिस्तान तो एक मोजज़ों की सरजमीन है और हम हर मोजज़ा करके दिखा सकते हैं। अच्छा, तो मुस्लिम दुनिया से जो ताल्लुकात हमारे जिस सतह पे हैं, क्या इससे ऊपर नहीं जा सकते, बढ़ नहीं सकते? आप इससे जितने बढ़ सकते हो बढ़ाने चाहिए। तुर्की जो है उससे हमारा क्या रिश्ता है? यही रिश्ता है ना, ये मजहब का रिश्ता है ना। और कितने वो हमारे लिए धड़कते हैं, हम मुल्क के लिए धड़कते हैं। सऊदी अरब को देख लें, कुवैत को देख लें, यूएई को देख लें, मिस्र को देख लें। अफगान मुस्लिमून के साथ मुस्लिम लीग के उस वक्त के ताल्लुकात था जब पाकिस्तान नहीं बना। हसनुल बन्ना शहीद जो थे वो हामी थे पाकिस्तान के, और कायदे आजम
वहां गए कायरा में, उन लोगों इस्तकबाल किया उन लोगों ने। तो पाकिस्तान जो है वो तो एक आप पूरे आलम इस्लाम में चले जाए, जो शख्स जितना अच्छा मुसलमान है ना, उतना ही वो अच्छा पाकिस्तान के लिए सोचता है और धड़कता है। पाकिस्तान तो पूरे आलम इस्लाम का दिल है, मुता है। आप जाके देख लें, जो लोग जाते तो मगरिब में हैं और वहां भी पता नहीं कहां कहां जाते हैं, और वो आलम इस्लाम कभी गए नहीं। मैं तो जगह जगह गया हूं, हर जहां पता पाकिस्तान से है लोग आंखें बचा देते हैं। शाम साहब, लास्टली प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। इमीडिएट किस्म के चैलेंजेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान को खारजा सतह पे? नहीं, चैलेंज हमें यह है कि हम ताल्लुकात बेहतर करें हर मुल्क के साथ। अमरीका हो, दूसरे मुल्क हो, टेंशन्स को खत्म करें। हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं हम, और अपने अंदर अपनी जमहूरियत को मुस्तहकम करें, सिस्टम्स को मुस्तहकम करें, और ये दहशतगर्दी का जो जिन है ना, इसको बोतल में बंद करके बहर आरब में फेंक दें। शाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, चश्मकुशा चीज़ें थी, और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम दुनिया वाली आपने बात बताई, ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और शायद अब लोग जाएं तो देखें वहाँ पर कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान के सामने जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं, श्याम साहब ने जो कहा वो ये है कि अगर आपने खारजा महाज दुरुस्त करना है तो दाखिली सतह पर चीज़ों को इम्प्रूव कर लें, बाहर की चीज़ें खुद ब खुद सेट होती चली जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।